नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। कल देर रात तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चली समिति की बैठक। 27 अगस्त है नामांकन भरने की अंतिम तारीख। सिंगापुर में दूसरे राउंड का भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। केंद्र के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी यूपीएस को दी मंजूरी। बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल, पूछा हिमाचल कर्नाटक में अब तक लागू क्यों नहीं की ओल्ड पेंशन स्कीम। राहुल गांधी की खामोशी पर भी कसा तंज। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश में सीबीआई। अमेरिकी नेतृत्व वाले सीज फायर के लिए इजरायल की नई शर्तों को हमास ने भी किया खारिज। अगले सप्ताह के अंत में काहिरा में फिर से शुरू होगी वार्ता। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। देश भर के मंदिरों में हो रही है विशेष आरती। और आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। 2014 के बाद हो रहे चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने इस बार जीत के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तैयारी भी पूरी है। कल रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में बुलाई। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर में दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भाग लेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा 3 दिवसीय दौरे पर देर रात भारत पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। मौरो विएरा दिल्ली में होने वाली भारत ब्राजील 9वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलेगी। और महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस पर हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने इस फैसले की घोषणा की। ये निर्णय सरकार के वित्त विभाग के तहत लागू किया जाएगा।
और कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पूरे देश में आक्रोश है और इस घटना की वजह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। कल आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, तो वहीं सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। घोष के घर की भी तलाशी ली गई। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजेएम कोर्ट को सौंप दी है। इस बीच अदालत ने जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को 3 सप्ताह का समय दिया है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज घर घर लड्डू गोपाल जन्म लेंगे। उससे पहले मंदिरों में सुबह से विशेष आरती हो रही है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन बांसुरी वाले के रंग में सराबोर है। द्वारकाधीश मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। और वहीं देश भर के इस्कॉन मंदिरों में भी श्री ठाकुर जी की पूजा अर्चना हो चुकी है। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग बना है, वो अत्यंत दुर्लभ योग है। जयंती योग के अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो हमास ने गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव में नई शर्तों को खारिज कर दिया है, जिसे अमेरिकी नेतृत्व वाले मध्यस्थों ने कतर में 2 दिनों की वार्ता के दौरान प्रस्तुत किया था। हालांकि हमास इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ था। हमास केवल उस समझौते के लिए तैयार है जिस पर वो 2 जुलाई को सहमत हुआ था। कथित तौर पर हमास प्रतिनिधिमंडल नए सिरे से वार्ता के लिए मध्यस्थों के साथ बैठक के बाद रविवार शाम को काहिरा से चला गया। इस घटनाक्रम ने 10 महीने पुराने युद्ध को खत्म करने के अमेरिका समर्थित प्रयास में सफलता की संभावना पर और संदेह पैदा कर दिया है। और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कल इस क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने का आदेश दिया है। कल हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट और ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी बड़ी संख्या में विमानों की मदद से लेबनान पर हमला किया था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रोक लिया गया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने कमांडर की मौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया है। तो वहीं अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन हिजबुल्लाह के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर इजराइल के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है। बात करें खेलों की तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। सभी की निगाहें सुमित नागल और रोहन बोपन्ना पर होंगी, क्योंकि वे भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। सुमित नागल 2019 के बाद एक साल में सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के एकल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बनने के लिए तैयार हैं। टेनिस रैंकिंग में 72वें स्थान पर मौजूद नागल इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन चैंपियनशिप्स में पहले दौर से बाहर होने से पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे दौर में पहुंचे थे। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डन को पुरुष युगल में स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।